Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2010 रिलीज्ड थाई हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द हॉन्टेड लवर। इस कहानी की शुरुआत में हम एक यंग लड़की सी से मिलते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई थी। काफी एंजॉय कर रहे थे वो लोग, मगर हॉल से निकलते ही उनकी नजर पड़ती है सी के बॉयफ्रेंड आफ के ऊपर जो किसी और लड़की के साथ मूवी देखने आया था, जबकि उसने सी से कहा था कि उसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सी तो बहुत नाराज हो जाती है, ऊपर से आफ उसका कॉल भी रिसीव नहीं करता। सी का तो मन कर रहा था कि वो जाके उसे कन्फ्रंट करे, सबके सामने उसका भांडा फोड़ दे, मगर बेचारी कुछ नहीं कर पाती, मन ही मन तड़पने के सिवा, क्योंकि वो ऐसी ही है। रात में वो जाती है आफ के घर उसे कन्फ्रंट करने अकेले में, और वहाँ उसे पता चलता है उस लड़की का नाम इंग है। काफी रिच है वो, और आफ बस उसके पैसों के लिए डेट कर रहा है, नथिंग सीरियस। मतलब वो एक साथ डबल डेट कर रहा था और उसे प्राउडली एक्सेप्ट भी कर रहा था। सी तो उसके बातों से हैरान हो जाती है, साथ में इंग भी छुपके से ये सारी बातें सुन लेती है। ऑब्वियसली काफी अपसेट हो गई थी वो, इतना कि उसी रात बिल्डिंग के छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। उतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया था, बिना किसी दोष के बेमौत मरना पड़ा था उसे। इसका गिल्टी फीलिंग तो था ही, साथ में सी भी उसे ब्रेकअप कर लेती है। बहुत अकेला पड़ चुका था आफ, इतना डिप्रेस्ड रहने लगा था कि उसे अपने आसपास हमेशा इनकी प्रेजेंस फील होने लगती है। उधर इस सबसे बेखबर सी मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बहन बॉबी एक फेमस एक्ट्रेस है, तो वो एक दिन उसे एक डायरेक्टर के पास ले जाती है जिससे उसका भी करियर सेट हो जाए। वहाँ सी को एक हॉरर सीक्वेंस दिया जाता है एक्ट करने के लिए, मगर सी जैसे ही स्टार्ट करती है उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। उसे भी इनकी आत्मा दिखती है, जिससे वो इतना डर जाती है कि सेट छोड़कर ही भाग निकलती है। डायरेक्टर को लगता है वो एक्टिंग कर रही होगी, तो वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सी को रोल मिल जाता है। इतना ही नहीं, उसकी मुलाकात होती है फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर कार्ल से। बंदा काफी हैंडसम था और दोनों बहन को इक्वली भाव भी दे रहा था, जैसे बोथ साइड एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन उधर आफ सी का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके कॉल्स इग्नोर कर रही थी, तो एक दिन आफ उससे उसके शूटिंग लोकेशन पे मिलने आ जाता है। सी को मनाने की कोशिश करता है जिससे वो फिर से पैचअप कर ले, मगर उसे कोई आइडिया ही नहीं था ये सी नहीं बल्कि इनकी आत्मा है। जैसे ही वो सी के पास जाने की कोशिश करता है उसे इनका वही भयानक चेहरा नजर आता है, और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा था उसके साथ। आपके लिए रियलिटी और हेलुसिनेशन में फर्क कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ सी का मूड भी इक्वली ऑफ था। वो भी उसे बहुत समझाती है, मगर वो आप से कांटेक्ट नहीं तोड़ती। पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रही थी वो। तो उसके फ्रेंड्स उसका मूड ठीक करने के लिए कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। इतने में बोवे का शूटिंग शेड्यूल भी तैयार हो चुका था, जो मिस्टर कान के बीच साइड रिजॉर्ट में होने वाला था। तो बाकी सब भी उसे ही ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं। फ्री में घूमने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। घर लौटते वक्त वो लोग जाते हैं एक मॉनेस्ट्री में ब्लेसिंग्स लेने। बाकी सबका एक्सपीरियंस तो नॉर्मल रहता है, मगर सी का नहीं। फर्स्टली उसे वार्निंग्स मिलते हैं कि उसके आगे खतरा है, साथ में उसे एक डेड बर्ड भी दिखता है जो थाई कल्चर में बहुत ही अशुभ माना जाता है। सरप्राइजिंगली ये सिर्फ उसे ही दिखता है, और उसके निकलते ही वो मरा हुआ बर्ड जिंदा होकर गायब हो जाता है। बस उसके बैड लक को शो करने के लिए ही मरने का नाटक कर रहा था वो। नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो लोग निकल पड़ते हैं। कार सी ड्राइव कर रही थी, रास्ता काफी सुनसान था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर बीच रास्ते में अचानक उसे एक लेडी दिखती है रोड साइड पर लेटे हुए। ये इनकी आत्मा थी जो सी का पीछा कर रही थी। मतलब सी की हालत भी आफ जैसी ही थी। यहाँ हम समझ पाते हैं उसके मूड ऑफ का असली कारण। बेचारी ना किसी को कुछ बता पा रही थी, ना खुद कुछ समझ पा रही थी। उसे हर जगह वही काला साया नजर आ रहा था, एक ऑमिनस प्रेजेंट हर वक्त हॉन्ट कर रहा था उसे। वो समझ नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा था उसके साथ, मगर ये उसके वहम नहीं थे। नेक्स्ट सीन में ही वो क्लियर हो जाता है जब उसके पिक्चर्स निकालते वक्त बोवे को इनकी आत्मा दिखती है सी के पीछे, जो अगले ही पल में गायब हो जाती है।
वो तो कुछ समझ नहीं पाती, मगर उसके एक्सप्रेशन से सी समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। रिसोर्ट में पहुंचने के बाद भी एक के बाद एक हादसा होने लगते हैं उसके साथ। पहले तो जंगल के रास्ते चलते वक्त उन्हें एक श्राइन दिखती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसे देखने में से इतनी बिजी हो जाती है कि बेख्याली में वो हाउस स्पिरिट के ऑफरिंग्स के ऊपर कदम रख देती है। इससे सभी डर जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक अपशगुन था। लेकिन सी ये कहकर बात को टाल देती है कि श्राइन अभी तक पूरा नहीं हुआ तो उन पर कोई पाप नहीं लगेगा। इसके बाद वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और टाइम पास करने के लिए टैरो कार्ड रीड करने लगते हैं। सी के कार्ड्स बहुत अजीब आते हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था उसके चारों तरफ एक नेगेटिविटी है, एक डार्कनेस है, उसकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सी कितना ही कोशिश क्यों न करे बात को अवॉइड करने की, सब कुछ नॉर्मलाइज करने की, मगर इतने सारे बैड ओमेंस के बाद उसे भी काफी डर लगने लगा था। इस सब के बीच मिस्टर कान की कंपनी ही उसे चीयर अप कर रही थी। क्लियरली दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, तो उसी के साथ बाकी का दिन काफी एंजॉय करती है सी। लेकिन रात होते ही कुछ अजीब होता है उसके साथ। उसे फिर से इनकी आत्मा परेशान करने लगती है। वो जब बाथरूम में ड्रेस चेंज कर रही थी उसे बाहर किसी के पैर नजर आते हैं, मगर देखने पर वहाँ कोई नहीं मिलता, बस चारों तरफ बहुत सारा पानी नजर आता है। सी समझ नहीं पाती यहाँ पर पानी कैसे आ सकता है। उधर उसके दो दोस्तों के साथ भी एक भयानक हादसा होता है। उन्हें अपने बेड के नीचे कोई दिखता है। पहले तो उन्हें लगता है बिल्ली होगी, मगर असल में वो इनकी आत्मा थी जो उन्हें इतना डराती है कि वो लोग अगले सुबह ही घर वापस रवाना हो जाते हैं। बोवी और सी उनसे बहुत पूछते हैं वजह क्या है, मगर वो कुछ नहीं कहते, सामान पैक करते हैं और निकल जाते हैं। उन्हें लग रहा था ये रिजॉर्ट हॉन्टेड है, मगर बीच रास्ते में जब वो लोग एक रेस्ट स्टॉप पर रुकते हैं उनकी नजर पड़ती है न्यूज़पेपर के ऊपर जहां इनके मौत के बारे में लिखा गया था। इनके फोटो से वो लोग समझ जाते हैं ये वही लड़की है जिसे आफ डेट कर रहा था। पेपर में ये भी लिखा था कि जरूर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया होगा, इसीलिए उसने सुसाइड करी। ऐसी आत्माएं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इन्हें मुक्ति नहीं मिलती और हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं बदला लेने का। तो वो लोग उसी वक्त सी को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं, आपसे दूर रहने के लिए कहते हैं, मगर खुद को बचा नहीं पाते वो लोग। उसी वक्त एक एक्सीडेंट में उनकी स्पॉट डेथ हो जाती है। हमें ये पता नहीं चलता इसके पीछे यिंग है या नहीं, मगर वो सी के पीछे जरूर थी। हर एक स्टेप में उसे हॉन्ट कर रही थी वो। जैसे एक दिन जब वो अकेले अपने रूम में जा रही थी उसे रास्ते पर फील होता है कि उसके पीछे कोई है, कोई खड़ा है जिसने शायद भीगे कपड़े पहने हैं, मगर पीछे मुड़ने पर इस बार भी उसे कोई नहीं दिखता, मगर किसी जादुई ताकत से उसके पैर के नीचे जमीन की जगह पानी आ जाता है और कहीं से एक हाथ आकर उसे पानी में खींच लेता है। इंग उसे पानी में रोक कर रखने की कोशिश कर रही थी, शायद वो उसे वही दर्द देना चाहती थी जो उसे मिला था, मगर कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मिस्टर कार्न सी को पानी से बाहर निकाल लाते हैं और हमें पता चलता है यहाँ तो असल में शूटिंग चल रही थी। इस बार भी सी की एक्टिंग से सभी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे। कितनी रियलिस्टिक एक्टिंग करती है ये लड़की, कोई समझ ही नहीं पाते वो सच में डर रही थी, सच में उसे कोई हॉन्ट कर रहा था। इस रिजॉर्ट में उनका शूटिंग खत्म हो चुका था, तो सभी क्रू मेंबर्स वापस चले जाते हैं। रह जाते हैं तो बस मिस्टर कान, बोवी और सी। हम देख पाते हैं लास्ट कुछ दिनों में सी और मिस्टर कान काफी करीब आ चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कान ने बोवी के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया। मतलब उसका कैरेक्टर भी आफ जैसा ही है। जो भी हो, सी जिसे पसंद कर रही थी इन तो उसके पीछे जाएगी ही। कान के साथ भी यही होता है, उसे भी अपने आसपास किसी का प्रेजेंस फील होने लगता है, किसी की सांसों की आहट, किसी के रोने की आवाज उसके कान में गूंजने लगती है। इतने में एक रात भयानक तूफान शुरू हो जाता है, साथ में बारिश भी, जिसके वजह से पूरे रिजॉर्ट की बिजली चली जाती है। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, तो कान अपने एक आदमी को मेनलैंड भेजता है मैकेनिक्स ढूंढने। उधर अंधेरे कमरे में सी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे आफ दिखता है अपने सामने। वो पिछले कुछ दिनों से पागलों की तरह सी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था सी उससे एक दूर क्यों भाग रही है। माफी तो मांग चुका है वो, मगर रिसेंटली बोवी से बात करके उसे कान और उसके अफेयर के बारे में पता चला।
तो वो आ गया सी को कन्फ्रंट करने, मगर इस बार वो और कोई रिक्वेस्ट नहीं करता बल्कि ब्लैकमेल करने लगता है सी को। कहता है उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जिससे सी की लाइफ बर्बाद हो सकती है, जिसके बारे में सी को कोई आइडिया नहीं, और अगर वो कार्न को पता चले तो कार्न खुद उसे छोड़कर भाग जाएगा। यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का राज, जहाँ हमें पता चलता है इनकी मौत असल में कोई सुसाइड नहीं थी, एक खून था जो किया था सी ने। असल में उस रात इन जब टेरेस के बिल्कुल साइड पर खड़े रो रही थी, सी गई थी उससे मिलने, उसे टॉन्ट करने कि आप उसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस उसे इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद उसे तो इंग हर्ट हो ही रही थी, साथ में सी उसे छत से धकेल भी देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और ये सब कुछ आफ देख लेता है, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहता। जब पुलिस का शक उस पर पड़ता है कि उसने इनको फोर्स किया होगा तब भी नहीं। दूसरी तरफ सी उसे कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रही थी, जो आफ और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे जानना था क्यों, मगर सी कोई जवाब देने के मूड में नहीं थी। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो खतरे में है, वो आफ को मार डालती है, क्योंकि वो ऐसे ही है, कोई बेचारी नहीं है, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। अपने से ज्यादा कभी किसी से प्यार नहीं किया उसने, और वैसे भी उसे तो नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है जो आफ से ज्यादा रिच है, तो अभी उसे आफ की और क्या जरूरत। वो आफ से पीछा छुड़ाने के लिए सबसे पहले चाकू से उसके गले में स्टैब करती है, उसके बाद एक भारी शोपीस से मार मार कर उसका माथा कुचल देती है। आफ के खून से पूरा कमरा लहूलुहान हो चुका था, साथ में सी के कपड़े भी। कुछ देर बाद बोवी कमरे में लौट आती है और आते ही आफ के खून से फिसल कर गिर जाती है। उसे अपने सामने दिखती है सी, जो खून से लथपथ थी, और उसके हाथ में था वही शोपीस जिस पर भी खून लगा था। यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक्स में हमें पता चलता है सी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उसे याद आ रहे थे बचपन के वो दिन जब बोवी उसे उसके टॉयज छीन लेती थी सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। हाँ, कुछ ही देर में वापस तो कर देती थी, मगर सी को उसका चिढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो अपना सारा गुस्सा उस टॉय पर निकालती थी, उसे खराब करके। बचपन से उसके अंदर इतना गुस्सा था, इतनी जेलसी थी, जो बड़े होने के बाद उसके अंदर एक अलग ही क्रिमिनल टेंडेंसीज को जन्म दिया, जो वो बहुत ही चालाकी से अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा रखती थी। मगर जैसे ही कुछ चीजें उसके खिलाफ जाती थी या सिंपली उसे पसंद नहीं आते थे, वो भयानक तरीके से रिएक्ट करती थी, जैसे उसने यिन के केस में किया। अभी उसे ये भी याद आता है कि कुछ देर पहले उसने बोवी को कार्न के साथ देखा था। दोनों को ज्यादा ही चिपक रहे थे, जो ऑफ कोर्स उसे पसंद नहीं आता। कार्न को वो शेयर कैसे कर सकती है? हर बार बोवी उससे जीत नहीं सकती, तो वो उसे भी मार डालती है, उसी शोपीस से उसी तरह कुचलकर। फाइनली 2 खून करने के बाद उसका गुस्सा शांत होता है। साथ ही साथ अपने सामने लाशों को देखकर उसे ये भी एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो थोड़ी सी डर जाती है, और ऐसे में उसे दिखती है इनकी आत्मा। तो उससे बचने के लिए सी चाकू से उसके सीने में स्टैब कर देती है। डर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे पता ही नहीं चलता जिसे उसने अभी अभी चाकू मारा है वो कोई आत्मा नहीं, इंसान था, जीता जागता इंसान। मिस्टर कार्न था वो। इंग ने धोखे से उसका खून करवा दिया। जब तक सी को उसका प्लान समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 खून कर चुकी थी वो, एक्चुअली 4, मगर अभी इन तीनों लाशों को छुपाना बहुत जरूरी था। तो वो किसी तरह लाशों को पास वाले स्टैंड के पास ले जाती है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। भारी बरसात के कारण वहाँ जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था, साथ में उस पर पानी भी भरने लगे थे। सी उसी में लाशों को फेंक देती है। वहाँ भी इनकी आत्मा उसे डराती है, पानी में डुबोने की कोशिश करती है, मगर सी किसी तरह खुद को बचाकर भाग निकलती है वहाँ से। नेक्स्ट डे जब उसका सेंस लौटता है, वो खुद को अपने कमरे में पाती है। उसे याद तक नहीं आता वो कल रात कब लौटी अपने कमरे में। उसे फील होता है वो हिल नहीं पा रही है, किसी ने उसे जगा रखा है। बहुत मुश्किल से वो खुद को छुड़ाती है, तभी बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है उसे। पता चलता है सुबह रिजॉर्ट के एक स्टाफ ने लाश को देख लिया और पुलिस में खबर कर दी। अभी उन लाशों को मड होल से बाहर निकाला जा रहा है। एक एक करके बोवी, आफ, मिस्टर कार्न
सभी बाहर निकल आते हैं। सी बाकी लोगों की तरह वहीं पर खड़ी थी, अपने करतूतों को एनालाइज कर रही थी शायद। लेकिन तभी पुलिस वाले को एक और लाश मिलती है। सी समझ नहीं पाती ये कौन हो सकता है, और जब उसे निकाला जाता है सी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये वो खुद थी। उसकी अपनी मौत भी कल रात ही हो चुकी थी इसी मडहोल में। असल में इंक से डरकर वो जब भागने की कोशिश कर रही थी कल रात, बार बार फिसल कर वो इसी पानी में गिरती जा रही थी। निकल पाना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। ऐसे में शाइन उस पर गिर जाता है और उसके नीचे दबकर सी की मौत हो जाती है। जब सी को इस बात का एहसास होता है, बहुत बड़ा शॉक लगता है उसे। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि मर के भी इंक से उसे मुक्ति नहीं मिलती। इंक उसका पीछा समय के अंत तक करती रहेगी, भले उसका बदला क्यों ना पूरा हो गया हो, शायद अभी यही उसकी किस्मत है। एट द एंड हम एक आदमी को देखते हैं न्यूज़ पर ये इंसिडेंट देखते हुए। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। सी से बहुत प्यार जो करता था वो। असल में वो सी का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसे सी ने आफ के लिए छोड़ दिया। मतलब सिर्फ आफ नहीं, उस पर चीट नहीं किया था, वो खुद भी एक चीटर थी। जब उसके पास मौका था तब तो उसने नहीं लौटा। अभी मौत के बाद उसे रियलाइज हुआ है कौन उससे सच्चा प्यार करता था, तो वो आ गया अपने एक्स से मिलने। हमें उसके फोटो फ्रेम पर उसे एक झलक नजर आती है। रिपेंट कर रही थी वो, मगर अभी इसका क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। कितना कुछ कर दिया जिद पे आकर, अभी भुगतो। दूसरी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। काफी छोटी सी टू द पॉइंट स्टोरी है, मुझे तो काफी अच्छी लगी। सी ने जो किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, मगर बोवी और सी के दोस्तों का मरना मुझे ठीक नहीं लगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।